जलालुद्दीन नसर ज़ैनब का बड़ा भाई था और इमामा गायबाना तौर पर उससे वाकिफ थी। ज़ैनब उसकी क्लास फेलो थी और उससे इमामा का तारुफ वहीं मेडिकल कॉलेज में हुआ था। चंद माह में ही ये तारुफ अच्छी खासी दोस्ती में बदल गया। उस तारुफ में उसे ये पता चला कि वो लोग 4 भाई बहन थे। जलाल सबसे बड़ा था और हाउस जॉब कर रहा था। ज़ैनब के वालिद बापडा में इंजीनियर थे और उनका घराना काफी मजहबी था। इस्लामाबाद से वापसी पर उसने ज़ैनब से नात पढ़ने वाले उस शख्स के बारे में पूछा। ज़ैनब, उस रात मैंने तुम्हें फोन किया तो कोई नात पढ़ रहा था, वो कौन था? उसने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान नॉर्मल रखते हुए कहा, वो जलाल भाई थे। एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए वो नात याद कर रहे थे। फोन कॉरिडोर में है और उनके कमरे का दरवाजा खुला था, इसलिए आवाज तुम तक पहुंच गई। ज़ैनब ने तफसील से बताया। बहुत अच्छी आवाज है उनकी। हाँ, आवाज तो बहुत अच्छी है उनकी। क़िरात तो नात से भी ज्यादा खूबसूरत करते हैं। बहुत से मुकाबलों में इनाम भी ले चुके हैं। अभी भी कॉलेज में एक मुकाबला होने वाला है, तुम उसमें उन्हें सुनना। ज़ैनब तब ये नहीं जानती थी कि इमामा किस मजहब की थी। वो जिस तरह पर्दे का ख्याल रखती थी, ज़ैनब का ख्याल था कि वो किसी मजहबी घराने से ताल्लुक रखती है। खुद ज़ैनब भी खासे मजहबी घराने से ताल्लुक रखती थी और चादर ओढ़ा करती थी। 2-3 दिन बाद इमामा जलालुन नसर की नात सुनने के लिए अपने फ्रेंड्स को बताए बगैर क्लास बैंक करके नातों के इस मुकाबले में चली गई थी। जलालुन नसर को उस दिन पहली बार उसने देखा था। कॉम्पेयर ने जलालुन नसर का नाम पुकारा और इमामा ने तेज होती धड़कनों के साथ ज़ैनब से मुशाबहत रखने वाले आम सी शक्ल सूरत और दाढ़ी वाले एक 24-25 साल लड़के को स्टेज पर चढ़ते देखा। स्टेज पर सीढ़ियां चढ़ने से लेकर रोस्ट्रम के पीछे आकर खड़े होने तक इमामा ने एक बार भी अपनी नजर जलालुन नसर के चेहरे से नहीं हटाई। उसने उसे सीने पर हाथ बांधे और आंखें बंद करते देखा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शायदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। इमामा को अपने पूरे वजूद में एक लहर सी दौड़ती महसूस हुई। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ उसकी खूबसूरत आवाज गूंज रही थी। वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह बैठी उसे सुनती रही। उसने कब नात खत्म की, कब वो स्टेज से उतरकर वापस हुआ, मुकाबले का नतीजा क्या निकला, उसके बाद किस किसने नात पढ़ी, किस वक्त सारे स्टूडेंट वहां से गए और किस वक्त हॉल खाली हो गया, इमामा को पता ही नहीं चला। बहुत देर बाद उसे यकदम होश आया था। उस वक्त अपने इर्द गिर्द देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो हॉल में अकेली बैठी थी। मैंने कल तुम्हारे भाई को नात पढ़ते सुना, इमामा ने अगले दिन ज़ैनब को बताया। अच्छा, उन्हें पहला इनाम मिला है। ज़ैनब ने उसकी बात पर मुस्कुराकर उसे देखा। बहुत खूबसूरत नात पढ़ी थी उन्होंने। कुछ देर की खामोशी के बाद इमामा ने फिर उस मौजू पर बात की। हाँ, वो बचपन से नातें पढ़ते आ रहे हैं। इतने क़िरात और नातों के मुकाबले जीत चुके हैं कि अब तो उन्हें खुद भी उनकी तादाद याद नहीं। ज़ैनब ने तफाखुर से कहा, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। इमामा ने फिर कहा, हाँ खूबसूरत तो है, मगर सारी बात उस मोहब्बत और अकीदत की है जिसके साथ वो नात पढ़ते हैं। उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, इतनी मोहब्बत जिसकी कोई हद नहीं। क़िरात और नात के अलावा उन्होंने कभी कोई और चीज नहीं पढ़ी। हालांकि स्कूल और कॉलेज में उन्हें बहुत मजबूर किया जाता रहा, मगर उनका एक ही जवाब होता कि मैं जिस जबान से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा पढ़ता हूँ, उस जबान से किसी और शख्स का कसीदा नहीं पढ़ सकता। मोहब्बत तो हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, मगर जैसी भाई करते हैं वैसी मोहब्बत तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। पिछले 10 सालों में एक बार भी उन्होंने नमाज कज़ा नहीं की। हर माह एक कुरान पढ़ते हैं। तुम तो नात की तारीफ कर रही हो, अगर उनसे तिलावत सुन लो तो वो बड़े फख्र से बता रही थी। इमामा चुपचाप उसे देख रही थी। उसने ज़ैनब से उसके बाद कुछ नहीं पूछा। अगले दिन वो सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने के बजाय अपने बिस्तर में घुसी रही। जवेरिया ने खासी देर के बाद भी उसे बिस्तर से बरामद ना होते देखकर झंझोड़ा, उठ जाओ इमामा, कॉलेज नहीं जाना क्या? देर हो रही है। नहीं, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना। इमामा ने दोबारा आंखें बंद कर ली। क्यों? जवेरिया कुछ हैरान हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इमामा ने कहा। आंखें तो बहुत सुर्ख हो रही हैं तुम्हारी, रात को सोई नहीं तुम? नहीं, नींद नहीं आई, और अब प्लीज मुझे सोने दो। इमामा ने उसे किसी और सवाल से बचने के लिए कहा। जवेरिया कुछ देर उसे देखते रहने के बाद अपना बैग और फोल्डर उठाकर बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद इमामा ने आंखें खोल दी। ये बात ठीक थी कि वो सारी रात सो नहीं सकी, और उसकी वजह जलालुन नसर की आवाज थी। वो अपने जहन को उस आवाज के अलावा और कहीं भी फोकस नहीं कर पा रही थी। जलालुन नसर, उसने जेरे लब उसका नाम दोहराया। आखिर उसकी आवाज क्यों मुझे इस कदर अच्छी लग रही है कि मैं अपने जहन से नहीं निकाल पा रही। उसने उलझे हुए जहन के साथ बिस्तर से निकलते हुए सोचा। वो अपने कमरे की खुली हुई खिड़की में आकर खड़ी हो गई। मेरे भाई की आवाज में सारी तासीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की वजह से है। उसके कानों में ज़ैनब की आवाज गूंजी।
آواز میں تاثیر اور عشق۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، سوز، گداز، لوچ، مٹھاس، آخر کیا تھا اس کی آواز میں؟ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور جملہ یاد آیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یکدم اسے اپنے ایک عجیب سا سناٹا اترتا محسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور تاریکی کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا۔ اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسوؤں اور لبوں پر درود لے آتی ہے؟ عقیدت، عشق، محبت، ان میں سے کیا ہے؟ مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پر درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تاثیر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس نے زیر لب پڑھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ اسے اپنی آواز پھرائی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی ہے۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا۔ وہ ایک بار پھر رک گئی۔ اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرزتی بھرائی آواز، کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرع پڑھا، پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئی۔ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال النصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی، بلند، صاف، واضح اور اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ یکدم وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر جیسے وہ بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ امامہ ہاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی۔ جو فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں میں نہیں کر پا رہی تھی، وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا۔ یہ جانے، یہ کھوجے، یہ پرکھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں؟ آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی ہے؟ اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے، اس پر کبھی رقت طاری نہیں ہوئی تھی، کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا، کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا، مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی۔ ہر بار، ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھنچتا چلا جاتا تھا اور سبیہ کے پاس نہ جانے کے اس کے سارے ارادے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے۔ جلال النصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنو کی طرح تھی جس کے تعاقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا۔ امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے سبیہ کے پاس جانے لگی۔ ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اس کی باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کر دیا۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب اسجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلامی شعار اور عقائد میں اتنے دھڑلے سے تحریفات کی جاتی تھیں۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی، اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا کیا تھا، مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل پیچھا چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ امامہ، تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔
उस वक्त न सिर्फ तुम आसानी से असजद से शादी से इनकार कर सकती हो, बल्कि उन्हें अपने मजहब की तब्दीली के बारे में भी बता सकती हो। सबिहा ने एक बार उसके खदशात सुनने के बाद उससे मशवरा दिया, मैं उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहती जो मेरे बाबा मुझे देते हैं। अब जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे वालिद एक झूठे मजहब की तबलीग कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है कि मैं ऐसे शख्स से अपने अखराजात के लिए रकम लूँ। तुम ठीक कहती हो, मगर तुम्हारे पास फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेहतर है तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, उसके बाद तुम्हें अपने वालिद से भी कुछ नहीं लेना पड़ेगा। सबिहा ने उसे समझाया। सबिहा अगर ये राह ना दिखाती तब भी इमामा इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। उसमें फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़ देती। उस वक्त रात के 10 बजे थे जब वो सिनेमा से बाहर निकल आया था। उसके हाथ में अब भी पॉपकॉर्न का पैकेट था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पॉपकॉर्न खाते हुए सड़क पर चल रहा था। आधे घंटे तक सड़कें नापते रहने के बाद उसने एक बहुत बड़े बंगले की घंटी बजाई थी। साहब, खाना लगा दूं? लाउंज में दाखिल होने पर मुलाजिम ने उसे देखकर पूछा। नहीं, उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा। दूध? नहीं। वो रुके बगैर वहां से गुजरता चला गया। अपने कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की लाइट ऑन करके वो कुछ देर बेमकसद इधर उधर देखता रहा, फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शेविंग किट निकालकर उसके अंदर एक रेजर ब्लेड निकाल लिया और उसे लेकर बेडरूम में आ गया। अपने बेड पर बैठकर उसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ लैंप जला लिया और बेडरूम की ट्यूबलाइट बंद कर दी। रेजर ब्लेड के ऊपर मौजूद रैपर को उतारकर वो कुछ देर लैंप की रोशनी में उसकी तेज धार को देखता रहा। फिर उसने ब्लेड के साथ अपने दाएं हाथ की कलाई की रग को एक झटके से काट दिया। उसके मुंह से एक सिसकी निकली और फिर उसने होंठ भींच लिए। वो अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी कलाई बेड से नीचे लटक रही थी और खून की धार अब सीधा कारपेट पर गिरकर उसमें जज्ब हो रही थी। उसका जहन जैसे किसी गहरी खाई में जा रहा था। फिर उसने कुछ धमाके सुने। तारीकी में जाता हुआ जहन एक बार फिर झमाके के साथ रोशनी में आ गया। शोर अब बढ़ता जा रहा था। वो फौरी तौर पर शोर की वजह नहीं समझ पा रहा था। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी, मगर वो किसी चीज को समझ नहीं पा रहा था। वो सो रही थी जब हड़बड़ाकर उठ बैठी। कोई उसका दरवाजा बजा रहा था। इमामा, इमामा। वसीम दरवाजा बजाते हुए बुलंद आवाज में उसका नाम पुकार रहा था। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? दरवाजा खोलते ही उसने कुछ हवास बाख्तगी के आलम में वसीम से पूछा, जिसका रंग उड़ा हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? वसीम ने उसे देखते ही फौरन पूछा। हाँ, क्यों? वो मजीद परेशान हुई। बस उसे लेकर मेरे साथ आ जाओ। वसीम ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या हुआ? उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसकने लगी। चूचू ने फिर खुदकुशी की कोशिश की है। अपनी कलाई काट ली है उसने। मुलाजिम आया हुआ है नीचे उसका। मेरे साथ चलो। इमामा ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। तुम्हारे दोस्त को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिस तरह की हरकत करता फिरता है। इमामा ने नागवारी से अपने बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। मैं तो इसे देखते ही भाग आया हूं। अभी वो होश में था। उसने मुड़कर इमामा को बताया। वो दोनों अब उसके पीछे सीढ़ियां उतर रहे थे। तुम उसे हॉस्पिटल ले जाते। इमामा ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर कहा। वो भी ले जाऊंगा, पहले तुम उसकी कलाई वगैरह तो बांधो, खून तो बंद हो। वसीम, मैं उसे कोई बहुत अच्छी किस्म की फर्स्ट एड नहीं दे सकती। पता नहीं उसने किस चीज से कलाई काटी है और जख्म कितना गहरा है। उसके अपने घर वाले कहाँ हैं? बात करते करते इमामा को ख्याल आया, उसके घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मुलाजिम है। वो तो कोई फोन कॉल आई थी जिस पर मुलाजिम उसे बुलाने के लिए गया। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो परेशान होकर दूसरे मुलाजिमों के साथ मिलकर उसने दरवाजा तोड़ दिया। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अब अपने घर से निकल आए। तुम्हारा ये दोस्त जो है ना, इमामा ने कुछ नाराजगी के आलम में वसीम के साथ चलते हुए सालार के बारे में कुछ कहना चाहा, मगर वसीम ने गुस्से में पलटकर उसको झड़क दिया। फॉर गॉड सेक, अपनी लानत मलामत बंद नहीं कर सकती तुम। उसकी हालत सीरियस है और तुम उसकी बुराइयों में मसरूफ हो। ऐसी हरकतें करने वालों के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है। वो दोनों अब सालार के लाउंज में पहुंच चुके थे। चंद कदम चलने के बाद वसीम एक मोड़ मुड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इमामा उसके पीछे ही थी, मगर फिर जैसे करंट खाकर रुक गई। कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही सामने कद आदम खिड़कियों पर कुछ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की बड़ी बड़ी उरिया तस्वीरें इस तरह लगाई गई थीं कि एक लम्हे के लिए इमामा को यूं लगा जैसे वो तमाम लड़कियां हकीकी तौर पर उस कमरे में मौजूद हैं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। एक तरफ बेड पर पड़े हुए जख्मी के बारे में उसकी राय कुछ और खराब हो गई। वो तस्वीरें उसके किरदार की पस्ती का एक और सबूत थी और कमरे में 3-4 लोगों की मौजूदगी में उसके लिए वो तस्वीरें खासी खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी का बाइस बन रही थीं।
उन तस्वीरों से नजरें चुराते हुए वो तेजी से डबल बेड की तरफ आ गई, जहां सालार सिकंदर लेटा हुआ था। वसीम उसके पास बेड पर बैठा फर्स्ट एड बॉक्स खोल रहा था, जबकि इमामा का बड़ा भाई सालार की उस कलाई को बेडशीट के एक लटके हुए कोने के साथ दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि खुद सालार नशे में डूबे किसी इंसान की तरह अपना दायां हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो वसीम और वहां मुलाजिमों से कुछ कह भी रहा था। इमामा के आगे बढ़ते ही उसके बड़े भाई ने उस कुर्सी को छोड़ दिया जिस पर वो बैठे थे। उसके जख्म को देखो, मैंने चादर से खून रोकने की कोशिश की है मगर मैं कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने उसकी कलाई इमामा को थमाते हुए कहा। इमामा ने कुर्सी पर बैठते ही उसकी कलाई के गिर्द लिपटा हुआ कोना हटाया। जख्म बहुत गहरा और लंबा था। एक नजर डालते ही उसे अंदाजा हो गया था। सालार ने फिर एक झटके के साथ अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर इमामा मजबूती से कलाई के कुछ नीचे से उसका बाजू पकड़े रही। वसीम, बस बैंडेज निकाल दो, ये जख्म बहुत गहरा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बैंडेज करने से खून रुक जाएगा, फिर तुम लोग इसे हॉस्पिटल ले जाओ। उसने एक नजर नीचे कारपेट पर जज्ब होते हुए खून पर डाली। वसीम तेजी से फर्स्ट एड बॉक्स में से बैंडेज निकालने लगा। सालार ने बेड पर लेटे लेटे अपने सर को झटका दिया और आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने अब धुंधलाहट सी थी, मगर उसके बावजूद उसने अपने बेड से कुछ फासले पर बैठी हुई उस लड़की और उसके हाथ में मौजूद अपने बाजू को देखा। कुछ मुश्तिल होकर उसने एक और झटके के साथ अपना हाथ उस लड़की के हाथ से आजाद करवाने की कोशिश की। हाथ आजाद नहीं हुआ, मगर दर्द की एक तेज लहर ने बेइख्तियार करहाने पर मजबूर कर दिया था। उसे चंद लम्हों के लिए यही महसूस हुआ था जैसे उसकी जान निकल गई, मगर अगले ही लम्हे वो एक बार फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग दफा हो जाओ, जाओ, कहां से आ गए हो? उसने कुछ मुश्तिल होकर लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। यह मेरा कमरा है, तुम लोगों को अंदर आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम वसीम, तुम दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट, ब्लडी बास्टर्ड, उसने बुलंद आवाज में मगर लड़खड़ाती जबान से कहा। इमामा ने उसके मुंह से निकलने वाली गाली को सुना। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग बदला, मगर वो फिर उसका हाथ मजबूती से पकड़े बैठी रही। उसने वसीम से कॉटन लेकर कराहते हुए सालार की कलाई के जख्म पर रख दी, जो हाथ को खींचने और हिलाने से बाज नहीं आ रहा था, और वसीम के हाथ से लेकर लपेटना शुरू कर दिया। सालार ने धुंधलाई आंखों के साथ अपनी कलाई के गिर्द किसी चीज की नरमी को महसूस किया। कुछ बेबसी और झुंझलाहट के आलम में सालार ने अपने बाएं हाथ के जोर से अपने दाएं हाथ को छुड़ाने की कोशिश की थी। धुंधलाई आंखों के साथ उसका आगे बढ़ने वाला बायां हाथ लड़की के सर से टकराया था। उसके सर से न सिर्फ दुपट्टा उतरा था, बल्कि उसके बाल भी खुल गए थे। इमामा ने हड़बड़ा कर उसे देखा, जो एक बार फिर अपना बायां हाथ आगे ला रहा था। इमामा ने अपने बाएं हाथ से उसकी कलाई को पकड़े रखा, जबकि दाएं हाथ में पकड़ी बैंडेज छोड़कर अपनी पूरी कुव्वत से अपना दायां हाथ उसके दाएं गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतना जन्नाटेदार था कि एक लम्हे के लिए सालार की आंखों के सामने छाई हुई धुंध छट गई। खुले मोर आंखों के साथ दम बखुद उसने लड़की को देखा था, जो सुर्ख चेहरे के साथ बुलंद आवाज में उससे कह रही थी, अब अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी काट दूंगी। सुना तुमने? सालार ने उस लड़की के अक़ब में वसीम को कुछ कहते सुना, मगर वो कुछ समझ नहीं पाया। उसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब रहा था। मगर उसने फिर एक आवाज सुनी, नस्वानी आवाज, इसका ब्लड प्रेशर चेक करो। सालार को बेइख्तियार चंद लम्हे पहले अपने गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ याद आया। वो चाहने के बावजूद आंखें नहीं खोल सका। वही नस्वानी आवाज एक बार फिर गूंजती थी, मगर इस बार वो उस आवाज को कोई मफहूम नहीं पहना सका। उसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया था। अगली बार जब उसे होश आया तो वो एक प्राइवेट क्लिनिक में मौजूद था। आंखें खोलकर उसने एक बार फिर अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। कमरे में उस वक्त एक नर्स मौजूद थी, जो उसके पास खड़ी ड्रिप को सही करने में मसरूफ थी। सालार ने उसे मुस्कुराते देखा था। वो उससे कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसका जहन एक बार फिर तारीकी में डूब गया। दूसरी बार उसे कब होश आया उसे अंदाजा नहीं हुआ, मगर दूसरी बार आंखें खोलने पर उसने उस कमरे में कुछ शनासा चेहरे देखे थे। उसे आंखें खोलते देखकर मम्मी उसकी तरफ बढ़ाई थी। कैसा महसूस कर रहे हो तुम? उन्होंने उस पर झुकते हुए बेताबी से कहा। जस्ट फाइन। सालार ने दूर खड़े सिकंदर उस्मान को देखते हुए धीमे लहजे में कहा। इससे पहले कि उसकी मम्मी कुछ और कहती, कमरे में मौजूद एक डॉक्टर आगे आ गया था। वो उसकी नब्ज चेक करने लगा था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के बाद एक बार फिर उसे ड्रिप लगाई। सालार ने कुछ बेजारी के साथ ये कार्रवाइयां देखी। ड्रिप लगाने के बाद वो सिकंदर उस्मान और उसकी बीवी से बातें करने लगा। सालार उस गुफ्तगू के दौरान छत को घूरता रहा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से निकल गया।
कमरे में अब बिल्कुल खामोशी थी। सिकंदर उस्मान और उसकी बेगम अपना सर पकड़े बैठे थे। उनकी तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद ये सालार सिकंदर की खुदकुशी की चौथी कोशिश थी और इस बार वो वाकई मरते मरते बचा था। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर चंद मिनटों की ताखिर हो जाती तो वो उसे बचा नहीं सकते थे। सिकंदर और उनकी बीवी को मुलाजिम ने रात 2 बजे सालार की खुदकुशी की इस कोशिश के बारे में बताया था। वो दोनों मियाँ बीवी पूरी रात सो नहीं सके थे। सिकंदर उस्मान ने सुबह फ्लाइट मिलने तक तकरीबन 150 सिगरेट फूंक डाले थे, मगर उसके बावजूद उनकी बेचैनी और इस्तिराब में कमी नहीं हो पा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता ये आखिर इस तरह की हरकतें क्यों करता है। आखिर इस पर हमारी नसीहतों और हमारे समझाने का असर क्यों नहीं हुआ। सिकंदर उस्मान ने दौरान सफर कहा, मेरा तो दिमाग फटने लगा है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। हर सहूलत, बेहतरीन तालीम, हत्ता के बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट को दिखा चुका हूँ, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो मुझे ये सजा मिल रही है। जानने वालों के दरमियान मजाक बन गया हूं मैं इसकी वजह से। सिकंदर उस्मान बहुत परेशान थे। हर वक्त मेरा दम हलक में अटका रहता है कि पता नहीं वो किस वक्त क्या कर गुजरे। इतनी एहतियात बरतने का नतीजा ये निकला है कि एक बार हम गाफिल हुए और फिर वही हरकत कर गुजरा है। तैयबा ने अपनी आंखों में उमटते हुए आंसुओं को टिश्यू के साथ साफ किया। वो दोनों उसी तरह की बातें करते हुए कराची से इस्लामाबाद आए थे, मगर सालार के सामने आकर दोनों को चुप लग गई थी। उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस हालत में उससे क्या कहें। सालार को उनकी दिली और ज़हनी कैफियत का अच्छी तरह अंदाजा था और उनकी खामोशी को वो गनीमत जान रहा था। उन्होंने उस दिन उससे कुछ नहीं कहा था। अगले दिन भी वो दोनों खामोश ही रहे थे, मगर तीसरे दिन उन दोनों ने अपनी खामोशी तोड़ दी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सिकंदर ने उस रात बड़ी तहम्मुल मिजाजी से उसके साथ गुफ्तगू का आगाज किया था। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। तुमने वादा किया था कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। मैंने उसी वादे पर तुम्हें स्पोर्ट्स कार भी लेकर दी थी। हर बात मान रहे हैं हम लोग तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कतन एहसास नहीं है हम लोगों का, ना खानदान की इज्जत का। सालार उसी तरह चुप बैठा रहा। किसी और का नहीं तो हम दोनों का ही ख्याल करो। तुम्हारी वजह से हमारी रातों की नींदें उड़ गई हैं। तैयबा ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करो, हमसे कहो, मगर इस तरह मरने की कोशिश करना। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम इन कोशिशों में कामयाब हो जाते तो हमारा क्या होता। सालार खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनकी बातों में कुछ भी नया नहीं था। खुदकुशी की हर कोशिश के बाद वो उनसे इसी तरह की बातें सुनता था। कुछ बोलो, चुप क्यों हो, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें। तैयबा ने झुंझला कर कहा। वो उन्हें देखने लगा। माँ बाप को इस तरह जलील करके बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें। इस कदर शानदार मुस्तकबिल है तुम्हारा और तुम अपनी अहमकाना हरकतों से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। लोग तरसते हैं इस तरह के एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। सिकंदर उस्मान ने उसे उसका एकेडमिक रिकॉर्ड याद दिलाने की कोशिश की। सालार ने बेइख्तियार एक जमा ही ली। वो जानता था अब वो उसके बचपन से लेकर उसकी अब तक की कामयाबियों को दोहराना शुरू करेंगे। अगले 15 मिनट उस मौजू पर बोलने के बाद उन्होंने थक कर पूछा, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। बोलो। मैं क्या बोलूं, सब कुछ तो आप दोनों ने कह दिया। सालार ने कुछ उकताए हुए अंदाज में कहा, मेरी जिंदगी मेरा पर्सनल मामला है। फिर भी मैंने आपको बताया है कि दरअसल मैं मरने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिकंदर ने उसकी बात काटी। तुम जो भी कर रहे थे वो मत करो, हम पर कुछ रहम खाओ। सालार ने नाराजी से बाप को देखा। तुम आखिर ये क्यों नहीं कह देते कि तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे। फजूल में क्यों बहस करते जा रहे हो। इस बार तैयबा ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा ऐसी कोई भी हरकत। सालार ने बेजारी से जैसे उन दोनों से जान छुड़ाने के लिए कहा। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली। वो उसके वादे पर मुतमईन नहीं हुए थे, ना वो ना उनकी बीवी, मगर ऐसे वादे लेने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। वो बचपन से अपने इस बेटे पर फख्र करते आ रहे थे, मगर पिछले कुछ सालों से उनका वो फख्र खत्म हो गया था। जितना परेशान उन्हें सालार ने किया था उतना उनके बाकी बच्चों ने मिलकर भी नहीं किया था। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त। गए थे तुम उसकी खैरियत दरियाफ्त करने। इमामा वसीम के साथ मार्केट जा रही थी कि अचानक उसे सालार का ख्याल आया। पहले से तो हालत काफी बेहतर है उसकी, शायद कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाए। वसीम ने उसे सालार के बारे में तफसीलात से आगाह किया। तुम चलोगी वापसी पर उसको देखने। वसीम को अचानक ख्याल आया। मैं? इमामा हैरान हुई। मैं क्या करूंगी जाकर, खैरियत दरियाफ्त करना, और क्या करना है तुम्हें। वसीम ने संजीदगी से कहा। अच्छा। इमामा ने तामुल से कहा, चलो ठीक है चलेंगे। हालांकि इस तरह के मरीज की अयादत करना फजूल है। उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, वैसे मुझे तवक्को थी कि उसके पेरेंट्स हमारे घर आएंगे शुक्रिया वगैरह अदा करने,
کہ ہم نے ان کے بیٹے کی جان بچائی، کس قدر بر وقت مدد کی تھی ہم نے، مگر انہوں نے تو بھولے سے ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ امامہ نے تبصرہ کیا، تم ان بیچاروں کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں کر سکتی، کس منہ سے وہ شکریہ ادا کرنے آئے، اور پھر اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی تو وہ دونوں کیا جواب دیں گے؟ وہ بیچارے عجیب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وسیم نے قدر افسوس کرنے والے انداز میں کہا، ویسے اس کے پیرنٹس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا، اور امی اور بابا پرسوں جب اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ یہ تو امی اور بابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا سالار کے بارے میں، ورنہ تو ادھر بھی خاصی خفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ وسیم نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا، مگر آخر تمہارے اس دوست کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بیٹھے بٹھائے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے؟ امامہ نے پوچھا، تم مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے وہ مجھے سب کچھ بتا کر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ مجھے کیا پتا وہ کس لیے کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے؟ تمہارا اتنا گہرا دوست ہے، تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ اتنا گہرا بھی نہیں ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں وہ مجھے بتانے لگے، اور ویسے بھی میں کیوں کرے دوں گا؟ ہوگا اس کا کوئی مسئلہ؟ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ تم ایسے دوستوں سے کچھ فاصلے پر رہو، ایسے لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کل کو تم نے بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی تو؟ ویسے تم نے اس دن جو حرکت کی تھی وہ اگر اسے یاد رہی تو ہماری دوستی میں خود ہی خاصا فرق آ جائے گا۔ وسیم نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا، میں نہیں سمجھتی کہ اسے وہ تھپڑ یاد ہوگا، صحیح طور پر ہوش میں تو نہیں تھا۔ تم نے ذکر کیا اس سے اس بارے میں؟ امامہ نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے کہا تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اسے یاد ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی، ایک تو اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، دوسرے گالیاں دے رہا تھا، اور اوپر سے میرا دوپٹہ بھی کھینچ لیا۔ اس نے دوپٹہ نہیں کھینچا تھا، اس کا ہاتھ لگا تھا۔ وسیم نے سالار کا دفاع کرتے ہوئے کہا، جو بھی تھا اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا تھا، اور میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا۔ اگر کہیں وہ مر جاتا تو مجھے تو بہت ہی پچھتاوا ہوتا اپنے اس تھپڑ کا۔ امامہ نے قدر معذرت خواہانہ انداز میں کہا، چلو تم آج جا رہی ہو تو معذرت کر لینا۔ وسیم نے مشورہ دیا۔ کیوں ایکسکیوز کروں؟ ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، پھر میں خواہ گڑھے مردے اکھاڑوں، اسے یاد دلاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ امامہ نے فوراً کہا، اور فرض کرو اسے سب کچھ یاد ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ کون سا ہمارا رشتہ دار ہے کہ اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا میل جول میں فرق پڑے گا؟ امامہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شاپنگ کرنے کے بعد وسیم اسے کلینک لے آیا جہاں سالار زیر علاج تھا۔ وہ دونوں جس وقت اس کمرے میں داخل ہوئے اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا۔ سالار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا تھا، اگرچہ اس رات اس حالت میں وہ اسے شناخت نہیں کر سکا، مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، مگر اسے وہ فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی، بس وہ زناٹے دار تھپڑ یاد تھا جو اس رات اسے پڑا تھا۔ اس لیے امامہ کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا۔ اس کی چپتی ہوئی نظروں سے امامہ کو اندازہ ہو گیا کہ اسے یقیناً اس رات ہونے والے واقعات کسی نہ کسی حد تک یاد تھے۔ رسم علیک سلیک کے بعد اس کی ممی امامہ کا شکریہ ادا کرنے لگی، جبکہ سالار نے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وسیم سے اس کی دوستی کو کئی سال گزر چکے تھے اور اس نے وسیم کے گھر میں امامہ کو بھی کئی بار دیکھا تھا، مگر اس سے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن پہلی بار وہ اس پر قدر تنقیدی انداز میں غور کر رہا تھا۔ اس کے دل میں امامہ کے لیے تشکر یا احسان مندی کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے اس کے سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ امامہ اس کی ممی سے گفتگو میں مصروف تھی، مگر وہ وقتاً فوقتاً اپنے اوپر پڑنے والی اس کی نظروں سے بھی واقف تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی کی نظریں اتنی بری لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سالار کے بارے میں اس کی رائے اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اس تھپڑ کے لیے معذرت کے ارادے سے وہاں آئی تھی، مگر اس وقت اس کا دل چاہا اسے 2-4 اور تھپڑ لگا دے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد فوراً ہی واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور واپس جاتے ہوئے اس نے سالار کے ساتھ الیک سلیک کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اس کی ممی کے ساتھ دعا سلام کے بعد سالار کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی تھی، اور باہر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس طرح کے دوست بنائے ہوئے ہیں تم نے؟ اس نے باہر نکلتے ہی وسیم سے کہا، جس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ اسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں ہے، اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ میں اس کے دوست کی بہن ہوں اور اس کے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ وسیم اس کی بات پر کچھ خفیف سا ہو گیا۔ یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، اور تم اس سے میل جول بند کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا، اب تم بار بار اس بات کو نہ دہراؤ۔ وسیم نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ دانستہ طور پر خاموش ہو گئی، مگر سالار اس کے ناپسندیدہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک اتفاق ہی تھا
कि वो उन दिनों कुछ छुट्टियां गुजारने इस्लामाबाद आई हुई थी, वरना शायद सालार से उसका इतना करीबी और इतना नापसंदीदा तारुफ और ताल्लुक कभी पैदा ना होता। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने पहली बार जलालुन नसर को तब करीब से देखा जब एक दिन वो चारों कॉलेज के लॉन में बैठी गुफ्तगू में मसरूफ थी। वो वहां किसी काम से आया। रस्मी से अलग सलेक के बाद वो ज़ैनब के साथ चंद कदम दूर जाकर खड़ा हुआ था। इमामा उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। एक अजीब सी मुसर्रत और खुशी का एहसास उसे घेरे में ले रहा था। वो चंद मिनट ज़ैनब से बात करने के बाद वहीं से चला गया। इमामा उसकी पुश्त पर नजरें जमाए उस वक्त तक उसे देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसके इर्द गिर्द बैठी उसकी फ्रेंड्स क्या बातें कर रही थीं, उसे उस वक्त उसका कोई एहसास नहीं था। जब वो उसकी नजरों से ओझल हुआ तो एकदम जैसे दोबारा अपने माहौल में वापस आ गई। जलालुन नसर से उसकी दूसरी मुलाकात ज़ैनब के घर पर हुई थी। उस दिन वो कॉलेज से वापसी पर ज़ैनब के साथ उसके घर आई थी। ज़ैनब कुछ दिनों से उन सबको अपने यहाँ आने के लिए कह रही थी। बाकी सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया था, मगर इमामा उस दिन उसके साथ उसके घर चली आई थी। उसके घर आकर उसे अजीब से सुकून का एहसास हुआ था। शायद उसकी वजह जलालुन नसर से उस घर की निस्बत थी। वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और ज़ैनब चाय तैयार करने के लिए किचन में गई थी। जब जलाल ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, इमामा को वहां देखकर कुछ चौंक सा गया। शायद उसे इमामा को वहां देखने की तवक्को नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जलाल ने शायद इस तरह बेधड़क अंदर दाखिल होने पर अपनी झेप मिटाने के लिए कहा। इमामा ने रंग बदलते चेहरे के साथ उसका जवाब दिया। ज़ैनब के साथ आई हैं आप? उसने पूछा। जी। ज़ैनब कहाँ है? मैं दरअसल उसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया। मुझे पता नहीं था कि उसकी कोई दोस्त यहाँ मौजूद है। कुछ माजत खाना अंदाज में कहते हुए वो पलट गया। आप बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, इमामा ने बेसाख्ता कहा। वो ठटक कर रह गया। शुक्रिया। वो कुछ हैरान नजर आया। आपने कहाँ सुनी? एक दिन मैंने ज़ैनब को फोन किया था। जब तक फोन होल्ड रहा मुझे आपकी आवाज आती रही। फिर ज़ैनब से आपके बारे में पता चला। मैं उस नातिया मुकाबले में भी गई थी जहां आपने वो नात पढ़ी थी। वो बेख्तियार कहती चली गई। जलालुन नसर की समझ में नहीं आया वो हैरान हो या खुश। बहुत अच्छी तो नहीं, बस पढ़ लेता हूं, अल्लाह का करम है। उसने हैरत के झटके से संभलते हुए सफेद चादर में लिपटी उस दुबली पतली दराज कामत लड़की को देखा, जिसकी गहरी सी आंखें कोई बहुत अजीब सा तासुर लिए हुए थी। अपनी आवाज की तारीफ वो बहुत सौ से सुन चुका था, मगर उस वक्त उस लड़की की तारीफ उसके लिए कदरे गैर मामूली थी। और जिस अंदाज में उसने ये कहा था वो उससे भी ज्यादा अजीब। वो पलटकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। वो वैसे भी लड़कियों से गुफ्तगू में महारत नहीं रखता था, और फिर एक ऐसी लड़की से गुफ्तगू जिससे वो सिर्फ चेहरे की हद तक वाकिफ था। इमामा एक अजीब सी मुसर्रत के आलम में वहां बैठी हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जलालुन नसर से बात की थी। अपने सामने खुद से इतने करीब। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से कुछ आगे कारपेट पर उस जगह को देखती रही जहां वो कुछ देर पहले खड़ा था। तसव्वुर की आंख से वो उसे अभी भी वहीं देख रही थी। उनकी अगली मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। पिछली दफा अगर इमामा दानिस्ता तौर पर ज़ैनब के घर गई थी तो इस बार ये इत्तफाक था। इमामा राबिया के साथ वहां आई थी, जिसे वहां अपनी किसी दोस्त से मिलना था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फाइनल स्टूडेंट्स के एक ग्रुप में उसने जलालुन नसर को देखा। उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। कॉरिडोर में इतना रश था कि वो उसके पास नहीं जा सकती थी, और उस वक्त पहली बार इमामा को एहसास हुआ कि उसे सामने देखकर उनके लिए रुक जाना कितना मुश्किल था। राबिया की दोस्त के साथ बैठे हुए भी उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर बाहर ही था। 1-1.5 घंटे बाद वो राबिया के साथ उसकी दोस्त के कमरे से बाहर आई थी। अब वहां फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का वो ग्रुप नहीं था। इमामा को बेइख्तियार मायूसी हुई। राबिया उसके साथ बातें करते हुए बाहर निकल रही थी। जब सीढ़ियों पर उन दोनों का आमना सामना जलाल से हो गया, इमामा के जिस्म से जैसे एक करंट सा गुजर गया था। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? राबिया ने पहल की थी। अल्लाह का शुक्र है, उसने सलाम का जवाब देते हुए कहा। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? इस बार जलाल ने इमामा को देखते हुए पूछा। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी और इमामा मेरे साथ आई थी, राबिया मुस्कुराते हुए बता रही थी, जबकि इमामा खामोशी से उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुई थी। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। उसकी आवाज सुनते हुए वो एक बार फिर ट्रांस में आ रही थी। उसने बहुत कम लोगों को इतने शुस्ता लहजे में उर्दू बोलते हुए सुना जिस लहजे में वो बात कर रहा था। पता नहीं क्यों हर बार उसकी आवाज सुनते ही उसके कानों में उसकी पढ़ी हुई वो नात गूंजने लगती। उसे अजीब सा रश्क आ रहा था
उसे देखते हुए। जलाल ने राबिया से बात करते हुए शायद उसकी महवियत को महसूस किया था, इसलिए बात करते करते उसने इमामा की तरफ देखा और मुस्कुराया। इमामा ने उसके चेहरे से नजरें हटा ली। बेइख्तियार उसका दिल चाहा था वो शख्स के और करीब चली जाए। जलाल से नजरें हटाकर इर्द गिर्द गुजरते लोगों को देखते हुए उसने 3 बार ला हौल पढ़ी। शायद उस वक्त शैतान मेरे दिल में आकर मुझे उसकी तरफ रागिब कर रहा है, उसने सोचा। मगर ला हौल पढ़ने के बाद भी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी जलाल के लिए वैसी ही कशिश महसूस कर रही थी। असजद से इतने सालों की मंगनी के बाद भी कभी उसने अपने आप को उसके लिए इस तरह बेइख्तियार होते नहीं देखा था जिस तरह वो उस वक्त हो रही थी। वहां खड़े उसे पहली बार जलाल से बहुत ज्यादा खौफ आया। मैं क्या करूंगी अगर मेरा दिल उस आदमी को देखकर उसी तरह बेइख्तियार होता रहा। आखिर उसे देखकर मुझे उसने जैसे बेबसी के आलम में सोचा। मैं इतनी कमजोर तो कभी नहीं थी कि उस जैसे आदमी को देखकर इस तरह उसने अपने वजूद को मौम का पाया। भाई आप फारिग हैं? उस रात ज़ैनब दरवाजे पर दस्तक देकर जलाल के कमरे में दाखिल हुई। हाँ आ जाओ। उसने स्टडी टेबल पर बैठे बैठे गर्दन मोड़कर ज़ैनब को देखा। आपसे एक काम है। ज़ैनब उसके पास आते हुए बोली। क्या काम है? आप एक कैसेट में अपनी आवाज में कुछ नाते रिकॉर्ड कर दें, ज़ैनब ने कहा। जलाल ने हैरत से उसकी फरमाइश सुनी। किस लिए? वो मेरी दोस्त है इमामा, उसको आपकी आवाज बहुत पसंद है, इसलिए उसने मुझसे फरमाइश की और मैंने हामी भर ली, ज़ैनब ने तफसील बताई। जलाल इस फरमाइश पर मुस्कुराया। इमामा से कुछ दिन पहले होने वाली मुलाकात उसे याद आ गई। ये वही लड़की है ना जो उस दिन यहाँ आई थी? जलाल ने सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ वही लड़की है, इस्लामाबाद से यहाँ आई है। इस्लामाबाद से? हॉस्टल में रह रही है? जलाल ने कुछ दिलचस्पी लेते हुए पूछा। जी हॉस्टल में रह रही है। काफी अच्छा खानदान है उसका, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसके फादर। मगर इमामा से मिलकर जरा महसूस नहीं होता। ज़ैनब ने बेइख्तियार इमामा की तारीफ की। काफी मजहबी लगती है। मैंने 1-2 बार तुम्हारे साथ कॉलेज में भी देखा था। कॉलेज में भी चादर ओढ़ी होती है उसने। यहाँ कॉलेज की आबो हवा का अभी तक असर नहीं हुआ उस पर, जलाल ने कहा। भाई उसकी फैमिली भी खासी मजहबी है, क्योंकि वो जब से यहाँ आई है उसी तरह की है। मेरा ख्याल है काफी कंजर्वेटिव लोग हैं, लेकिन ये जरूर है कि उसकी फैमिली खासी तालीम याफ्ता है। न सिर्फ भाई बल्कि बहनें भी। ये घर में सबसे छोटी है, ज़ैनब ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर आप कब रिकॉर्ड करके देंगे? ज़ैनब ने पूछा। तुम कल ले लेना, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, जलाल ने कहा। वो सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। जलाल कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर दोबारा उस किताब की तरफ मुतवज्जे हो गया जिसे वो पढ़ रहा था। उनकी अगली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। इस बार इमामा उसे वहां मौजूद देखकर बेइख्तियार उसकी तरफ चली गई। रस्म अलग सलग के बाद इमामा ने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जलाल ने हैरानी से उसे देखा। किस लिए? उस कैसेट के लिए जो आपने रिकॉर्ड करके भिजवाई थी, जलाल मुस्कुराया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि कभी कोई मुझसे ऐसी फरमाइश कर सकता है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, इमामा ने मध्यम आवाज में उसे देखते हुए कहा। मैं? किस हवाले से? जलाल ने एक बार फिर हैरान होते हुए पूछा। हर हवाले से। आपके पास सब कुछ है। आपके पास भी तो बहुत कुछ है। वो जलाल की बात पर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। जलाल को शुबा हुआ कि उसकी आंखों में कुछ नमी नमूदार हुई थी, मगर वो यकीन से नहीं कह सकता था। वो अब नजरें झुकाए हुए थी। पहले कुछ भी नहीं था, अब वाकई सब कुछ है, जलाल ने मध्यम आवाज में उसे कहते सुना। वो ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। आप इतनी मोहब्बत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जलाल खामोशी से उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करता रहा। मुझे आप पर रश्क आता है। चंद लम्हे बाद वो आहिस्ता से बोली। सब लोगों को तो इस तरह की मोहब्बत नहीं होती जैसी मोहब्बत आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हो भी जाए तो हर कोई इस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता कि दूसरे भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपसे बड़ी मोहब्बत होगी। उसने नजरें उठाई। उसकी आंखों में कोई नमी नहीं थी। शायद मुझे वहम हुआ था, जलाल ने उसे देखते हुए सोचा। ये मैं नहीं जानता। अगर ऐसा हो तो मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत इंसान हूं। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि मुझे वाकई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है। मुझ जैसे लोगों के लिए इतना ही काफी है। हर एक को अल्लाह इस मोहब्बत से नहीं नवाजता। वो बड़ी रसानियत से कह रहा था। इमामा उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी।
اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح احساس کمتری نہیں ہوا تھا جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال النصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی بہت اچھی طرح اسے پڑھ لوں، مگر میں جلال النصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں بن سکتی۔ کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال النصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ جلال النصر سے ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے۔ حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدبیر برے طریقے سے ناکام ہوتی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس آدمی میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑتی جاتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی، پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی ہے؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا مذائقہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال النصر کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے، اس کے پاس ہر دلیل ہر توجہ موجود تھی۔ بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا، کیونکہ گھر پر ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی، پھر وہ ملنے لگے۔ جویریہ، رابعہ یا زینب، تینوں کو امامہ اور جلال کے ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا، امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی۔ باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا، مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا۔ اس نے کبھی زینب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور امامہ کے درمیان کسی خاص نوعیت کا تعلق ہے۔ اگر وہ یہ انکشاف کر دیتا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی اسجد کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع میں ہی وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا، پھر کم از کم امامہ کے لیے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پرپوز کیا تھا۔ اسے امامہ کی جرت پر کچھ حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چاہنے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا۔ آپ کا ہاؤس جاب کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ امامہ نے اس دن اس سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا، جلال نے بڑی سہولت سے کہا۔ اس کے بعد واپس آؤں گا اور اپنا ہاسپٹل بناؤں گا۔ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ امامہ، شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے، آپ کس سے کریں گے یہ طے کرنا بھی باقی ہے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی ہے؟ امامہ نے اسے گم سم دیکھ کر پوچھا۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، امامہ نے بڑی سہولت سے کہا۔ اور آپ؟ میں ہاں، آف کورس، تمہارے علاوہ میں کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتے دیکھی۔ میں ہاؤس جاب ختم کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھیجوں گا۔ وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چپ سی ہو گئی۔ جلال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟ جلال اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس اس شادی پر تیار نہ ہوں۔ کیا تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ نہیں۔ تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟
क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानती हूं। उसने रसानियत से कहा। जलाल एकदम कुछ परेशान नजर आने लगा। इमामा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम दोनों की शादी पर कोई एतराज हो सकता है। मैं तो समझ रहा था कि ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा हो सकता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आप इस सूरत में मुझसे शादी कर लेंगे? जलाल कुछ देर खामोश बैठा रहा। इमामा इस तरह आपके आलम में उसे देखती रही। कुछ देर बाद जलाल ने अपनी खामोशी को तोड़ा। हाँ, मैं तब भी तुमसे ही शादी करूंगा। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं कि मैं अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएं, लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर हमें उनकी मर्जी के बगैर शादी करनी होगी। क्या आपके पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे? हाँ, मैं उन्हें मना लूंगा। वो मेरी बात नहीं टालते, जलाल ने फखरी अंदाज में कहा। वो हलू की आवाज पर पलटी। उससे चंद कदम के फासले पर सालार खड़ा था। वो अपने उसी बेढंगी हुलिये में था। टी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और वो खुद जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। एक लम्हे के लिए इमामा की समझ में नहीं आया कि वो किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार करे। सालार के साथ तैमूर भी था। आओ, उस लड़की से मिलवाता हूं तुम्हें। सालार ने इमामा को किताबों की दुकान पर देखा तो करीब चला आया। तैमूर ने गर्दन मोड़कर देखा और हैरानी से कहा, उस चादर वाली से? हाँ। सालार ने कदम बढ़ाए। ये कौन है? तैमूर ने पूछा। ये वसीम की बहन है, सालार ने कहा। वसीम की? मगर तुम इससे क्यों मिल रहे हो? वसीम और उसकी फैमिली तो खासी कंजर्वेटिव है, इससे मिलकर क्या करोगे? तैमूर ने इमामा पर दूर से एक नजर डालते हुए कहा। पहली बार नहीं मिल रहा हूं, पहले भी मिल चुका हूं। बात करने में क्या हर्ज है? सालार ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। इमामा ने मैगजीन हाथ में पकड़े पकड़े एक नजर सालार को और एक नजर उसके साथ खड़े लड़के को देखा जो तकरीबन सालार जैसे हुलिये में ही था। हाउ आर यू? सालार ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर कहा। फाइन। इमामा ने मैगजीन बंद करते हुए उसे देखा। यह तैमूर है, वसीम से इसकी भी खासी दोस्ती है, सालार ने तारुफ कराया। इमामा ने एक नजर तैमूर को देखा, फिर हाथ के इशारे से शॉपिंग सेंटर के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वसीम वहां है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा जिस तरफ उसने इशारा किया था और फिर कहा, मगर हम वसीम से मिलने तो नहीं आए? तो? इमामा ने संजीदगी से कहा, आपसे बात करने आए हैं। मगर मैं तो आपको नहीं जानती, फिर आप मुझसे क्या बात करने आए हैं? इमामा ने सर्द महरी से कहा। उसे सालार की आंखों से वहशत होने लगी थी। काश ही किसी से नजर झुकाकर बात करना सीख लेता, खासतौर पर किसी लड़की से। उसने मैगजीन दोबारा खोल लिया। आप मुझे नहीं जानती? सालार मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। आपके घर के साथ ही मेरा घर है, यकीनन है, मगर आपको जाती तौर पर नहीं जानती। उसने उसी रूखाई से मैगजीन पर नजरें जमाए हुए कहा, चंद माह पहले आपने एक रात मेरी जान बचाई थी। सालार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे याद दिलाया। मेडिकल की स्टूडेंट होने की हैसियत से यह मेरा फर्ज था। मेरे सामने कोई भी मर रहा हो, मैं यही करती। अब मुझे एक्सक्यूज करें, मैं कुछ मसरूफ हूं। सालार उसके कहने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। तैमूर ने उसके बाजू को हौले से खींचकर चलने का इशारा किया। शायद उसे वसीम के हवाले से इमामा का लिहाज था, मगर सालार ने अपना बाजू छुड़ा लिया। मैं उस रात आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था, हालांकि आपने मुझे प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इस बार सालार ने संजीदगी से कहा। इमामा ने उसकी बात पर मैगजीन से नजरें हटाकर उसे देखा। आपका इशारा अगर उस थप्पड़ की तरफ है तो हाँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था और मैं उसके लिए माजरत करती हूँ। मैंने उसे माइंड नहीं किया, मेरा इशारा उस तरफ नहीं था, सालार ने लापरवाही से कहा। मुझे तवक्को थी कि आप उस थप्पड़ को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के मुस्तहिक थे, एक नहीं 10। उसने जुमले का आधा हिस्सा जब्त कर लिया। वैसे आपका इशारा किस तरफ था? बेहद थर्ड क्लास तरीके से बैंडेज की थी आपने मेरी, और आपको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आता, सालार ने लापरवाही से कहते हुए च्युइंगम की एक स्टिक अपने मुंह में डाली। इमामा के कान की लोएं सुर्ख हो गई। वो पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही। अफसोसनाक बात है कि एक डॉक्टर को ऐसे मामूली काम नहीं आते हों जो किसी भी आम आदमी को आते हैं। इस बार उसका अंदाज फिर मजाक उड़ाने वाला था। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेडिकल के इब्तिदाई सालों में हूं, पहली बात। और जहां तक अनप्रोफेशनल होने का ताल्लुक है तो अगली बार सही। आपने तो अभी इस तरह की कई कोशिशें करनी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप पर प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ कर लूंगी। एक लम्हे के लिए वो कुछ नहीं बोल सका, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, यूं जैसे वो उसकी बात पर महसूस हुआ था, मगर शर्मिंदा नहीं। उसने उसका इजहार भी कर दिया। अगर आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं तो आप इसमें नाकाम होंगी। मैं जानती हूं आप शर्मिंदा नहीं होते, ये सिर्फ इंसानों में होती है। इमामा ने उसकी बात काट दी। आपके ख्याल में मैं क्या हूं? सालार ने उसी अंदाज में कहा। पता नहीं,
एक वेट इस बारे में आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा। वो इस बार उसकी बात पर हंसा। 2 पैरों पर चलने वाले जानवर को हर मेडिकल डिक्शनरी इंसान कहती है, और मैं 2 पैरों पर चलता हूं। रीछ से लेकर कुत्ते तक हर 4 पैरों वाला जानवर 2 पैरों पर चल सकता है, अगर उसे जरूरत पड़े या उसका दिल चाहे तो। मगर मेरे 4 पैर नहीं, और फिर मैं जरूरत के वक्त नहीं, हर वक्त ही 2 पैरों पर चलता हूं। सालार ने अजीब अंदाज में अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा, यह आपकी खुशकिस्मती है कि आपके 4 पैर नहीं हैं, इसीलिए मैंने आपको वेट से मिलने को कहा। वो आपको आपकी खुसूसियत के बारे में सही बताएगा। इमामा ने सर्द आवाज में कहा। वो उसे जिच करने में वाकई कामयाब हो चुका था। वैसे जितनी अच्छी तरह से आप जानवरों के बारे में जानती हैं, आप एक बहुत अच्छी वेट साबित हो सकती हैं। आपके इल्म से खासा मुतासिर हुआ हूं मैं। इमामा के चेहरे की सुर्खी में कुछ और इजाफा हो गया। अगर आप मेरी वेट बन जाएं तो मैं आपके बताए हुए मशवरे के मुताबिक आप ही के पास आया करूंगा, ताकि आप मेरे बारे में रिसर्च करके मुझे बता सकें। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ उसे देख कर रह गई। वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुंह फट था, और ऐसे शख्स के साथ लंबी गुफ्तगू करना आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ था, और वो ये हिमाकत कर चुकी थी। वैसे आप क्या फीस चार्ज करेंगी? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। ये वसीम बता देगा। इमामा ने इस बार उसे धमकाने की कोशिश की। चलें ठीक है, मैं वसीम से पूछ लूंगा। इस तरह तो खासी आसानी हो जाएगी। वो उसकी धमकी को समझने के बावजूद मरऊब नहीं हुआ, और उसने इमामा को यह जता भी दिया। तैमूर ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़ लिया। आओ सालार चलते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद आ रहा है। उसने उजलत के आलम में सालार को अपने साथ तकरीबन घसीटने की कोशिश की, मगर सालार ने तवज्जो नहीं दी। चलते हैं यार, इस तरह खींचो तो मत। वो इस तरह कहते हुए एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जे हो गया। बहरहाल ये सब मजाक था। मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आपने और वसीम ने काफी मदद की मेरी। गुड बाय, वो कहते हुए वापस मुड़ गया। इमामा ने बेइख्तियार एक सुकून का सांस लिया। वो शख्स वाकई क्रैक था। उसे हैरत हो रही थी कि वसीम जैसा शख्स कैसे उस आदमी के साथ दोस्ती रख सकता है। वो एक बार फिर मैगजीन के वर्क उलटने लगी। सालार आया था तुम्हारे पास? वसीम ने उसके पास आकर पूछा। दूर से सालार और तैमूर को देख लिया था। हाँ। इमामा ने एक नजर उसे देखा और एक बार फिर मैगजीन देखने लगी। क्या कह रहा था? वसीम ने कुछ तजस्सुस से पूछा। मुझे हैरत होती है कि तुमने उस जैसे शख्स के साथ दोस्ती कैसे कर ली। मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा बेहुदा और बदतमीज लड़का नहीं देखा। इमामा ने उखड़े हुए लहजे में कहा। मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और साथ मुझसे कह रहा था कि मुझे बैंडेज तक ठीक से करनी नहीं आती, ना मैं ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ। वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसको दफा करो, ये अकल से पैदल है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मुझे 2 हाथ और लगाऊं, उसके होश ठिकाने आ जाए। मुंह उठाकर अपने दोस्त को लेकर पहुंच गया यहाँ। भाई किसने कहा है तुमसे शुक्रिया अदा करने को? और मुझे तो वो दूसरा लड़का भी खासा बुरा लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारी उसके साथ भी दोस्ती है। इमामा को अचानक याद आया। दोस्ती तो नहीं, बस जान पहचान है। वसीम ने वजाहत पेश की। तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ जान पहचान रखने की भी जरूरत नहीं है। हुलिया देखा था तुमने उन दोनों का, न उन्हें बात करने की तमीज है, न लिबास पहनने का सलीका, और मुंह उठाकर शुक्रिया अदा करने आ गए हैं। बहरहाल तुम उससे मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक कर लो। कोई जरूरत नहीं इस तरह के लड़कों से जान पहचान की भी तुम्हें। इमामा ने मैगजीन रखते हुए एक बार फिर उसे तंबीह की और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वसीम भी उसके साथ चलने लगा। मगर मैं एक बात पर हैरान हूं, ये जिस हालत में था उसे कैसे याद है कि मैंने उसकी बैंडेज अच्छी नहीं की थी या ब्लड प्रेशर लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं ये समझ रही थी कि ये ऐसे ही हाथ पांव झटक रहा है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को भी ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे बैंडेज वाकई खराब की थी तुमने, और अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेना भी तुम्हें नहीं आती। कम से कम इस बारे में जो भी कह रहा था ठीक कह रहा था। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मुझे पता है, इमामा ने इतराफ करने के अंदाज में कहा, मगर मैं उस वक्त बहुत नर्वस थी। मैं पहली बार इस तरह की सूरत हाल का शिकार हुई थी। फिर उसके हाथ से निकलने वाला खून मुझे और खौफजदा कर रहा था, और ऊपर से उसका रवैया। किसी खुदकुशी करने वाले इंसान को इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा था मैंने। और तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, वो भी काबिल और नामवर डॉक्टर। नाकाबिले यकीन। वसीम ने तबसरा किया। अब कम से कम तुम इस तरह की बातें ना करो। इमामा ने एहतजाज किया। मैंने इसलिए तुम्हें यह सब नहीं बताया कि तुम मजाक उड़ाओ। वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए थे। कुछ दिनों से वो जलाल और ज़ैनब के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही थी। वो दोनों उससे बहुत उखड़े उखड़े रहने लगे थे। एक अजीब सा तनाव था जो वो अपने और उनके दरमियान महसूस कर रही थी। उसने 1-2 बार जलाल को हॉस्पिटल फोन किया, मगर हर बार उसे यही जवाब मिलता कि वो मसरूफ है।
वो जैनब को अगर कॉलेज से लेने भी आता तो पहले की तरह उससे नहीं मिलता था। अगर मिलता भी तो सिर्फ रस्मी अलग सलेग के बाद वापस चला जाता। वो शुरू में उस तब्दीली को अपना वहम समझती रही, मगर फिर ज्यादा परेशान होने पर वो एक दिन जलाल के हॉस्पिटल चली आई। जलाल का रवैया बेहद सर्द था। इमामा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई। काफी दिन हो गए थे हमें मिले हुए, इसलिए मैं खुद चली आई। इमामा ने अपने सारे अंदेशों को झटकने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी तो शिफ्ट शुरू हो रही है। इमामा ने हैरानी से उसे देखा। जैनब बता रही थी कि इस वक्त आपकी शिफ्ट खत्म होती है, मैं इसीलिए इस वक्त आई हूँ। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने कहा, हाँ सही है, मगर आज मेरी कोई और मसरूफियत है। मैं उसका मुंह देखकर रह गई। जलाल, आप किसी वजह से मुझसे नाराज हैं? एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। जलाल ने उसे रूखाई से कहा कि आप 10 मिनट बाहर आकर मेरी बात सुन सकते हैं। जलाल कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने अपना ओवरऑल अपने बाजू पर डाल लिया और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर जाते ही जलाल ने अपने रिस्ट वॉच पर एक नजर दौड़ाई। ये शायद उसके लिए बात शुरू करने का इशारा था। आप मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या मिसबिहेव कर रहा हूं? जलाल ने अक्खड़ अंदाज में कहा, आप बहुत दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूं। इमामा को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी सफाई से इस बात का एतराफ करेगा। क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। वो कुछ लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सकी। क्यों? ये बताना जरूरी नहीं, उसने उसी तरह अक्खड़ अंदाज में कहा। मैं जानना चाहती हूं कि आपका रवैया एकदम क्यों तब्दील हो गया है। कोई ना कोई वजह तो होगी इसकी। इमामा ने कहा, हाँ वजह है, मगर मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम बहुत सी बातें मुझे बताना जरूरी नहीं समझती। मैं वो उसका मुंह देखने लगी। मैंने कौन सी बातें आपको नहीं बताई? ये कि तुम मुसलमान नहीं हो। जलाल ने बड़े तल्ख लहजे में कहा। इमामा सांस तक नहीं ले सकी। क्या तुमने ये बात मुझसे छुपाई नहीं? जलाल, मैं बताना चाहती थी। इमामा ने शिकस्त खोर्दा अंदाज में कहा। चाहती थी मगर तुमने बताया तो नहीं। धोखा देने की कोशिश की तुमने। जलाल, मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। इमामा ने जैसे एहतिजाज किया। मैं आपको धोखा क्यों दूंगी? मगर तुमने किया यही है, जलाल ने सर झटकते हुए कहा। जलाल ने उसकी बात काट दी। तुमने जानबूझकर मुझे ट्रैप किया। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। ट्रैप किया? उसने जेर लब जलाल के लफ्जों को दोहराया। तुम जानती थी कि मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता हूं। वो शिकस्त खोरदा अंदाज में उसे देखती रही। शादी तो दूर की बात है, अब जब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूं तो मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम दोबारा मुझे मिलने की कोशिश मत करना, जलाल ने दो टोक अंदाज में कहा। जलाल, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूं, उसने मध्यम आवाज में कहा। ओह कम ऑन, जलाल ने तहकीर आमेज अंदाज में अपना हाथ झटका। यहां खड़े खड़े तुमने मेरे लिए इस्लाम कबूल कर लिया। इस बार वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। जलाल, मैं आपके लिए मुस्लिम नहीं हुई, आप मेरे लिए एक जरिया जरूर बने हैं। मुझे कई माह हो गए इस्लाम कबूल किए, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत दे सकती हूं। आप मेरे साथ चलें। इस बार जलाल कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देखने लगा। मैं मानती हूं मैंने आपकी तरफ पेशकदमी खुद की। आपके बकौल मैंने आपको ट्रैप किया। मैंने ट्रैप नहीं किया, मैं सिर्फ बेबस थी आपके मामले में। मुझे खुद पर काबू नहीं रहता था, आपकी आवाज की वजह से। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, पहली बार आपको नात पढ़ते सुना तो मैंने क्या महसूस किया था। आपको अगर मेरे बारे में पहले ही ये सब कुछ पता चल जाता तो आप मेरे साथ यही सुलूक करते जो आप कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात का अंदेशा था जिसकी वजह से मैंने आपसे बहुत कुछ छुपाए रखा था। बाज बातों में इंसान को अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता। मुझे भी आपके मामले में खुद पर कोई इख्तियार नहीं होता। उसने रंजीदगी से कहा, तुम्हारे घर वालों को इस बात का पता है? नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती। मेरी मंगनी हो चुकी है। मैंने आपको इस बारे में भी नहीं बताया। वो एक लम्हे के लिए रुकी। मगर मैं वहां शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल होने का इंतजार कर रही हूँ, तब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और फिर मैं आपसे शादी करूंगी। 4-5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो शायद मेरे पेरेंट्स आपसे मेरी शादी पर इस तरह एतराज ना करें जिस तरह वो अब करेंगे। अगर मुझे ये खौफ ना हो कि वो मेरी तालीम खत्म करवा कर मेरी शादी असजद से कर देंगे तो शायद मैं उन्हें इस बात के बारे में बता देती कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मगर मैं अभी पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आप वो वाहिद रास्ता थे जो मुझे नजर आया। मुझे वाकई आपसे मोहब्बत है। फिर मैं आपको शादी की पेशकश ना करती तो और क्या करती? आप इस सूरत हाल का अंदाजा नहीं कर सकते जिसका सामना मैं कर रही हूँ। मेरी जगह पर होते तो आपको अंदाजा होता कि मैं झूठ बोलने के लिए कितनी मजबूर हो गई थी। जलाल कुछ कहे बगैर
पास मौजूद लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। वो अब मजीद परेशान नजर आ रहा था। इमामा ने अपनी आंखें पोंछ ली। क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? सिर्फ इसलिए मेरे साथ इन्वॉल्व हैं क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। जलाल ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उससे कहा, इमामा बैठ जाओ, पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है मेरे सामने। अगर मैं तुम्हारी सूरत हाल का अंदाजा नहीं कर सकता तो तुम भी मेरी पोजीशन को नहीं समझ सकती। इमामा उससे कुछ फासले पर रखी बेंच पर बैठ गई। मेरे वालिदैन कभी गैर मुस्लिम लड़की से मेरी शादी नहीं करेंगे, कतई नजर इसके कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं या नहीं। जलाल, मैं गैर मुस्लिम नहीं हूं, तुम अब नहीं हो, मगर पहले तो थी, और फिर तुम्हारा खानदान। मैं उन दोनों चीजों के बारे में कुछ नहीं कर सकती, इमामा ने बेबसी से कहा। जलाल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कुछ देर वो दोनों खामोश रहे। क्या आप अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? कुछ देर बाद इमामा ने कहा, यह बहुत बड़ा कदम होगा। जलाल ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, और बिलफर्जी काम करने का सोच भी लूं तो भी नहीं हो सकता। तुम्हारी तरह मैं भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूं। जलाल ने अपनी मजबूरी बताई। मगर आप हाउस जॉब कर रहे हैं, चंद सालों में एस्टेब्लिश हो जाएंगे। इमामा ने कहा, मैं हाउस जॉब के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूं, और ये मेरे पेरेंट्स की माली मदद के बगैर नहीं हो सकता। स्पेशलाइजेशन के बाद ही वापस आकर अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर सकता हूं। 3-4 साल अपनी स्टडीज खत्म करने में भी लग जाएंगे। जलाल ने उसे याद दिलाया। फिर इमामा ने उसे मायूसी से देखा। फिर यह कि मुझे सोचने का वक्त हो, शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मगर मैं अपना करियर भी खराब नहीं कर सकता। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है माँ बाप का है, और वो अपनी सारी जमा पूंजी मुझ पर खर्च कर रहे हैं, ये सोचकर कि मैं कल को उनके लिए कुछ करूंगा। वो बात करते करते रुका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे वालिदैन अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी मुझसे कर दें? इस सूरत में कम से कम मेरे वालिदैन को ये एतराज तो नहीं होगा कि तुमने अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ उन्हें बताए बगैर मुझसे शादी की। वो जलाल का चेहरा देखने लगी। मैं नहीं जानती ऐसा हो सकता है या नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। वो मेरी बात मानेंगे या नहीं, मैं। इमामा ने कुछ मायूसी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। जलाल बात मुकम्मल होने का इंतजार करता रहा। मेरी फैमिली में आज तक किसी लड़की ने अपनी मर्जी से बाहर किसी लड़के से शादी नहीं की। मैं ये नहीं बता सकती कि उनका रद्द अमल क्या होगा, मगर मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि उनका रद्द अमल बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे ये इजाजत नहीं दे सकते कि मैं इतना बड़ा कदम उठाऊं। आपको अंदाजा होना चाहिए मेरे बाबा को कितनी शर्मिंदगी और बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ मेरे लिए तो वो सब कुछ नहीं बदल देंगे। अगर मुझे अपनी फैमिली से मदद की तवक्को होती तो मैं घर से बाहर सहारों की तलाश में होती, ना ही आपसे इस तरह की मदद मांग रही होती। धीमे लहजे में अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू पाते हुए उसने जलाल से कहा, इमामा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं टालेंगे। समझाने में कुछ वक्त लगेगा, मगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उन्हें मना लूंगा। तुम ठीक कहती हो, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वो पुरसोच मगर उलझे हुए अंदाज में उससे कह रहा था। इमामा को अजीब सी ढारस हुई। उसे जलाल से यही तवक्को थी। इमामा ने सोचा, मेरा इंतखाब गलत नहीं है।